नंदिनी और विशाल की शादी बड़े धूमधाम से हुई। नंदिनी दुल्हन बनकर विशाल के घर आई। नंदिनी दुल्हन के लाल जोड़े में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। ससुराल में पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। सभी नंदिनी के खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे और विशाल से मजाक मजाक में कह रहे थे कि विशाल, तुम्हारी पत्नी बहुत खूबसूरत है। अपने कमरे में बैठी हुई नंदिनी अपनी तारीफें सुनकर मन ही मन मुस्कुराकर खुश हो रही थी। कुछ ही देर में शाम होने वाली थी। जैसे जैसे शाम हो रही थी, नंदिनी के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। कुछ देर बाद नंदिनी की छोटी ननद सपना नंदिनी के लिए खाना लेकर आई और मुस्कुराकर बोली, भाभी जल्दी से खाना खा लीजिए वरना भैया आ जाएंगे तो आप उनसे बात करने में खाना नहीं खा पाएंगी। नंदिनी ने धीमे स्वर में सपना से पूछा, पर आपके भैया वह कब खाएंगे? सपना ने कहा, भाभी भैया ने कहा है वह बाद में खाएंगे, तो हमें लगा आपको भूख लगी होगी इसलिए हमने आपके लिए खाना ला दिया। यही कहकर सपना खिलखिलाती हुई रूम से बाहर निकल गई। नंदिनी को अपनी छोटी ननद सपना बहुत अच्छी लगी। सपना को देखकर वह सोचने लगी कि चलो ननद के रूप में एक बहन मिल गई। यही सब सोचते सोचते वह खाना खा रही थी। तभी कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। नंदिनी ने देखा उसके पति विशाल थे। विशाल को देखते ही नंदिनी तुरंत खाने की थाली लेकर घबराकर उठ गई। विशाल ने कहा, अरे घबराओ मत और खाना अच्छे से खा लो। नंदिनी खाना खाने लगी। नंदिनी ने जब खाना खा लिया तो विशाल से पूछा, आप खाना खाए? विशाल ने कहा, हाँ मैंने खा लिया। नंदिनी बिस्तर पर बैठी हुई थी। विशाल नंदिनी के करीब गया और उसके हाथों को पकड़ते हुए बोला, नंदिनी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ पर तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि तुम यह बात किसी से नहीं कहोगी। पहली रात को विशाल का इस तरह नंदिनी से बात करना और किसी बात के लिए वचनबद्ध करना उसे थोड़ा अजीब लगा। फिर भी उसने कहा, ठीक है मैं नहीं कहूंगी, पर ऐसी क्या बात है? विशाल ने नंदिनी से कहा, नंदिनी वचन देने के साथ साथ तुम्हें मेरे सर पर हाथ रखकर कसम भी खानी होगी कि तुम यह बात किसी से भी नहीं कहोगी। नंदिनी ने कहा, विशाल मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, मुझ पर विश्वास करे मैं किसी से भी नहीं कहूंगी। उसके बाद विशाल और नंदिनी में क्या बात हुई पता नहीं। यह बात सीक्रेट थी, पर विशाल ने जो नंदिनी को बताया वो सुनने के बाद नंदिनी की आंखें नम हो गई और वह फूट फूट कर रोने लगी। विशाल ने नंदिनी को बहुत समझाया पर नंदिनी के आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। वो रोए ही जा रही थी। कुछ देर बाद नंदिनी और विशाल एक दूसरे के तरफ अपनी अपनी पीठ करके सो गए। ना तो उन दोनों की सुहागरात मनी और ना ही उन लोगों ने आपस में कोई बात की। नंदिनी और विशाल दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। दोनों बस रोए जा रहे थे। कुछ देर बाद सुबह हो गई। सुबह होते ही नंदिनी बिस्तर से उठी और नहाने के लिए बाथरूम में जाने लगी। तभी विशाल नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए बोला, नंदिनी मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम किसी के सामने यह जाहिर नहीं करोगी कि तुम दुखी हो। नंदिनी ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए सहमति जताई और बाथरूम में चली गई। नंदिनी जब नहा धोकर 16 श्रृंगार करके बाहर निकली तो एकदम चांद का टुकड़ा दिख रही थी। सभी उसे देखते ही रह गए पर उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी। उसे देखकर ऐसा नहीं लगा कि वह रात भर रोई है। वह सबसे हंसकर बात की। पूरे घर में उसकी छोटी ननद सपना उसे बहुत अच्छी लगी। नंदिनी के दिन कुछ इसी तरह गुजरने लगे। सुबह होते ही वह 16 श्रृंगार करके सबसे अच्छे से बात करती और खुश रहती, पर रात होते ही जब विशाल के साथ रूम में सोने जाती तो दोनों की आंखों में आंसू रहते। दोनों एक दूसरे से लिपटकर खूब रोते। नंदिनी और विशाल के दिन कुछ इसी तरह कुछ दिन गुजरने लगे। एक दिन अचानक विशाल की तबीयत खराब हो गई। घर के सभी लोग उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगे पर विशाल ने डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया। उसने कहा, नहीं मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा। पर विशाल की तबीयत ठीक नहीं हुई और एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई। विशाल के मौत के बाद तो घर में कोहराम मच गया। सभी बहुत रो रहे थे। नंदिनी की सासू माँ तो विशाल के मरने का जिम्मेदार नंदिनी को मान रही थी। वो रो रो कर कह रही थी कि कुलच्छिनी कही की आते ही मेरे बेटे को खा गई। पर अब तो जो होना था वह हो गया था।
उन्हीं को कौन टाल सकता। अगले कुछ दिनों में विशाल का अंतिम संस्कार हो गया। बेचारी नंदिनी विशाल के मरने के बाद बहुत अकेली हो गई थी, क्योंकि नंदिनी के मायके में उसके पिताजी तो थे पर मां सौतेली थी, जिस वजह से मायके भी जाना उसके लिए सही नहीं था। इसलिए ना चाहते हुए भी वो ससुराल में ही अपना दिन काटने लगी। वैसे नंदिनी की छोटी ननद सपना बहुत अच्छी थी। वो नंदिनी से बहुत प्यार करती। सपना नंदिनी को भाभी माँ कहकर बुलाती थी। विशाल के मरने के लगभग 1 साल बाद नंदिनी की छोटी ननद सपना की शादी तय हो गई। सगाई होने के बाद सपना अपने मंगेतर समीर से मिलने अपनी भाभी नंदिनी के साथ जाती। सपना नंदिनी को एक होटल में बिठाकर समीर के साथ किसी पार्क में घूमने निकल जाती। बाहर जाने की वजह से नंदिनी का भी दिल थोड़ा बहल जाता, पर एक दिन जब सपना समीर से मिलने के बाद उस होटल में वापस आई तो देखा उसकी भाभी नंदिनी बेहोश पड़ी थी। कुछ लोगों ने उसे पानी छींटा मारा। नंदिनी होश में तो आई, पर उसकी तबीयत ज्यादा खराब थी। सपना ने ऑटो रिक्शा बुलाया और नंदिनी को हॉस्पिटल लेकर गई। पर हॉस्पिटल जाने के बाद जो सच्चाई पता चली वह सुनने के बाद तो सपना के पैरों तले से जमीन खिसक गए, क्योंकि नंदिनी प्रेग्नेंट थी। रास्ते में आते वक्त सपना ने नंदिनी से पूछा, भाभी माँ भैया को मरे हुए तो 1 साल गुजर गए, फिर भी आप प्रेग्नेंट कैसे हो गई? सपना के इस सवाल ने नंदिनी को सोच में डाल दिया और वह फूट फूट कर रोने लगी। सपना ने नंदिनी से कहा, भाभी माँ आप रो क्यों रही हैं? कुछ तो बताइए कि आखिर आपके पेट में ये बच्चा कैसे आया? आज नहीं तो कल हमारे घर वालों को जब पता चलेगा तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? नंदिनी सपना की बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। वह बस रोए ही जा रही थी और रोने की वजह से उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। इसलिए सपना नंदिनी को एक पार्क में लेकर गई। पार्क बहुत सुनसान था, वहां पर बहुत कम लोग थे। सपना ने नंदिनी से कहा, भाभी माँ आप कुछ देर यहाँ पर बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सपना नंदिनी के लिए पानी लेकर आई। पानी पीने के बाद जब नंदिनी का मन शांत हुआ तो सपना ने फिर एक बार पूछा, भाभी आप मुझे अपना दोस्त मानती हैं, तो आप मुझसे क्यों छुपा रही हैं? आखिर बताइए कि यह बच्चा किसका है? आप मुझे नहीं बताएंगी तो किसे बताएंगी? सपना के कई बार पूछने के बाद नंदिनी ने सपना से कहा, सपना तुम्हारे भैया ने पहली रात को ही मुझे कसम दिलाई थी कि यह बात किसी को नहीं बताऊंगी, पर किस्मत आज मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर दी है कि ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें यह सब बताना पड़ेगा। नंदिनी ने सपना को बताया, सपना जब मैं तुम्हारे भैया की दुल्हन बनकर ससुराल आई तो पहली रात यानी कि सुहाग रात को मैं बहुत खुश थी, जैसे कि हर लड़की अपनी पहली रात को लेकर एक्साइटेड रहती हैं। मैं भी थी, पर मेरी खुशियों को शायद किसी की नजर लग गई। तुम्हारे भैया जब रूम में आए और आते ही उन्होंने मुझसे वचन दिया कि मैं यह बात किसी से कहूंगी, क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल था और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती थी। मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरे पति की बदनामी हो, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। बात यह थी कि तुम्हारे भैया को एड्स की बीमारी हो गई थी और यह बात उन्हें भी नहीं पता थी। शायद शादी के कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब हुई और वह डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उनके कई टेस्ट किए और साथ में HIV भी टेस्ट था। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर ने HIV टेस्ट वैसे ही किया होगा, पर दुर्भाग्यवश रिपोर्ट शादी के बाद यानी कि विदाई के दिन मिला। रिपोर्ट पॉजिटिव था, इसलिए पहली रात को तुम्हारे भैया ने मुझे छुआ तक नहीं। वह बहुत अच्छे इंसान थे। तुम्हारे भैया मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब उन्हें पता चल गया कि अब वह कुछ ही दिनों के मेहमान हैं और मेरी शादी उनसे हो जाने की वजह से उनके साथ मेरा नाम जुड़ ही गया था, इसलिए उन्होंने अपने जिगरी दोस्त कार्तिक को यह सारी बातें बताई और यह भी कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों से बात करके नंदिनी से तुम शादी कर लेना। कार्तिक ने तुम्हारे भैया को समझा और उनकी बात मानकर मुझसे शादी करने को तैयार हो गया। कार्तिक ने अपने तरीके से माँ जी से अपनी और मेरी शादी के बारे में बात भी किया, पर माँ जी शादी के लिए नहीं मानी। तुम्हारे भैया हर रात कार्तिक से मेरी बात करवाते। अब उन्हें इंतजार था तो बस अपने मरने का।
क्योंकि जीते जी अगर वह मेरी शादी कार्तिक से करवा देते तो लोग उनसे हजारों सवाल करने लगते। मुझे कार्तिक से बात करना अच्छा तो नहीं लगता था, क्योंकि मैं दिल से प्यार तुम्हारे भैया से करती थी। पर तुम्हारे भैया ने मुझसे वचन जो ले लिया था कि मैं उनकी बात मानूंगी और कार्तिक से शादी करूंगी, इसलिए मैं उससे बात करने लगी। और जब तुम्हारे भैया की डेथ हो गई तो मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उन दिनों में कार्तिक मेरे पास फोन करता और मुझसे ढेर सारी बातें करता। कार्तिक एक बहुत अच्छे इंसान हैं। बातों ही बातों में मुझे भी कार्तिक से प्यार हो गया। उसके बाद हम दोनों ने मिलने का प्लान बनाया, पर मैं अकेले बाहर तो नहीं जा सकती थी, इसलिए जब तुम समीर से मिलने मेरे साथ आती तो मैं भी कार्तिक को फोन करके बुला लेती। बातों ही बातों में अब हम दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। पर मैंने कार्तिक से कहा, नहीं कार्तिक, जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाएगी हम दोनों एक नहीं हो सकते। कार्तिक ने कई बार माँ जी से मेरे और अपने रिश्ते के बारे में बात की, पर माँ जी मेरी शादी करने को तैयार ही नहीं थी और मायके से भी कोई सपोर्ट नहीं था। इसलिए एक दिन मैंने और कार्तिक ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। यह बच्चा किसी और का नहीं, मेरा और कार्तिक का बच्चा है। अपनी भाभी नंदिनी की बातें सुनकर सपना के आंखों में ढेर सारे आंसू थे। सपना ने नंदिनी से कहा, भाभी भैया आपसे बहुत प्यार करते थे, पर किस्मत ने उन्हें आपसे छीन लिया। ऐसा प्यार करने वाला पति शायद ही किसी को मिलता है, पर भाभी भैया को एड्स कैसे हुआ? क्या भैया ने आपको यह नहीं बताया? नंदिनी ने कहा, सपना, जब तुम्हारे भैया को पता होगा तब तो बताएंगे। उन्हें खुद नहीं पता था कि उन्हें यह बीमारी कैसे लगी। अगर वह जिंदा रहते तो इस बारे में जरूर पता करते, पर उनके मरने के बाद में उनकी बदनामी नहीं करवाना चाहती है। भले ही वो गलत नहीं थे, पर लोगों को लगेगा कि उन्होंने कुछ गलत किया होगा, तभी उन्हें ये बीमारी हुई है। सपना ने नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी माँ, जैसे आपने मेरे भैया की बीमारी को किसी से न बताकर मेरे खानदान की इज्जत बचाई, वैसे मैं भी आपसे एक वादा करती हूँ, भले ही आपने और कार्तिक भैया ने शादी कर ली है, पर समाज के नजरों में आप दोनों की शादी नहीं हुई है। इसलिए मैं अपनी शादी से पहले आपकी शादी कार्तिक भैया से करवाऊंगी। उस दिन सपना जब घर गई तो अपनी माँ से कहा, माँ, अगले महीने मेरी और समीर की शादी है, पर मैं चाहती हूँ कि पहले भाभी माँ की शादी हो तब मेरी शादी हो। सपना की माँ ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर वो इस घर से चली जाएगी तो मेरी सेवा कौन करेगा? सपना ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, माँ, आप अपने स्वार्थ के लिए भाभी की जिंदगी क्यों खराब करना चाहती हैं? अभी तो आपके अंदर इतनी ताकत है कि अपना काम खुद कर सकती हैं। आगे चलकर हम हैं ना आपका ख्याल करने के लिए। आप भाभी की शादी कार्तिक भैया से करवा दें। अगर आप उनकी शादी नहीं करवाएंगी तो सुन लीजिए, मैं भी शादी नहीं करूंगी। भगवान सपना जैसी ननद हर भाभी को दें। सपना ने अपनी माँ को इतना धमकाया, इतना समझाया कि वह नंदिनी की शादी कार्तिक से करने को तैयार हो गई। अगले कुछ दिनों में नंदिनी और कार्तिक की शादी हो गई। नंदिनी कार्तिक के घर दुल्हन बनकर चली गई। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।